This conference will now be recorded. Okay. चलें, ग्रेट। ऐसी बात है, इस तरह दिल लगा रहना चाहिए। ओके, सो वेलकम बैक। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस चैप्टर को रैप अप करें और इस चैप्टर को डिस्कस इसका एक रीकैप करें। सो हेनरी मिन्सबर्ग, कल हमने मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, उसका हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देख लिया था। पास्ट पेपर्स में हेनरी मिन्सबर्ग, ये बर्न एंड स्टॉकर का सवाल 2 दफा आ चुका है फॉर नाउ। एक दफा ये क्वेश्चन अपेयर हुआ था सितंबर 15 में, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर पूछे गए थे। और एक दफा अभी रिसेंटली ये इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, सिचुएशन दी गई थी और कहा गया था बताएं कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा, दैट वाज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स बताने थे। उससे पहले भी आ चुका है बाय द वे, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, तो 3 दफा आ चुका है वाला सवाल। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 18 में हेनरी मिन्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स आए थे, उससे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशंस आई थी, तो ये वाला सवाल भी मल्टीपल टाइम्स पेपर में आ चुका है। कॉन्फ़िगरेशन सितंबर 2016 में आई थी, बिल्डिंग ब्लॉक्स 2 दफा आ चुके हैं पेपर में। ये एक वाला क्वेश्चन बिल्डिंग ब्लॉक्स का था और ये वाला क्वेश्चन भी आई गेस बिल्डिंग ब्लॉक्स का था। कॉन्फ़िगरेशन एक दफा आई है पेपर में सिर्फ। सो हेनरी मिन्सबर्ग की थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हेनरी मिन्सबर्ग का, ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा था कि एक इदारे के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसकी बेस पे एक इदारा आप डेवलप करते हैं, एंड दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक से स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअली, और इदारों को स्ट्रक्चर चाहिए होता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वर्क प्रोसेसेस सो दैट they may implement plans into action. Obviously, nature of structure will vary with the differences in processes, internal and external relationships. हेनरी मिन्सबर्ग कहता है कि देर आर 5 एलिमेंट्स और 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है, इट डिपेंड्स दैट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। आप इदारे को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडल लाइन, ऑपरेटिंग कोर। दिस इज चेन ऑफ कमांड, ये चेन ऑफ कमांड है, ये जो है दिस इज चेन ऑफ कमांड, ये आपकी चेन ऑफ कमांड है। और इस चेन ऑफ कमांड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली डाउन द लेन और बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन फ्लोज यहाँ पे होते हैं। तो ये चेन ऑफ कमांड कहलाती है। चेन ऑफ कमांड के अंदर 3 पार्ट्स हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, एपेक्स का लफ्जी मतलब होता है पीक, एपेक्स कहते हैं पीक को, हाइट को। तो strategic apex means the height of the organization, which is definitely the top management, ये top management है। Then you have middle line, middle line में आपके middle managers आ जाते हैं, the people who are the middle level managers and front line managers, departmental heads. And then there is operating core. Operating core is the portion where the actual activities of an organization are performed. This is the basic work of an organization. एक तालीमी इदारे का ऑपरेटिंग कोर क्या होगा, टीचिंग। एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री का ऑपरेटिंग कोर क्या होगा, असेंबली। ठीक है ना। इसी तरह एक बैंक का ऑपरेटिंग कोर क्या होगा, बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग कोर वो है जो एक्चुअल कोर होता है एक इदारे का, और इसके साथ साथ इदारे के फिर 2 सप्लीमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि रिपोर्टिंग लाइन में नहीं होते। एक तरफ सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ आर द पीपल हु प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ऑपरेटिंग कोर, सच एज सेक्रेटेरियल स्टाफ है आपका, क्लीनिंग का स्टाफ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का स्टाफ है, ये आपका सपोर्ट स्टाफ होता है। सपोर्ट स्टाफ जो है ये ऑपरेटिंग कोर को और जो आपकी एंटिटी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको ये सर्विसेज मुहैया करता है, इसे हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं। वेयर डज द फाइल गो, जस्ट अ मिनट। इसको हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ जो होता है आपका ये एंटिटी के अंदर रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द, जस्ट अ मोमेंट, आसान हो गया।
सो सपोर्ट स्टाफ जो है ये सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, आईटी का स्टाफ होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का स्टाफ होता है। ये वो स्टाफ है जो कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में तो नहीं आता, लेकिन ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, स्पेशली ऑपरेटिंग कोर को सपोर्ट करता है। सिमिलरली देयर इज टेक्नोस्ट्रक्चर। टेक्नोस्ट्रक्चर में वो लोग होते हैं जो अगेन डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन में नहीं आते। They do not have any line responsibility, means they do not fall in the chain of command, but what they do is they standardize the work of an organization. एक इदारे के काम को स्टैंडर्डाइज करते हैं। They produce procedures and system manuals that others are expected to follow. Ideally टेक्नोस्ट्रक्चर में कुछ लोग टॉप मैनेजमेंट के शामिल होते हैं और कुछ पार्ट टेक्नोस्ट्रक्चर का हम आउटसोर्स भी कर देते हैं। Firms may also outsource some part of technostructure. तो ये 5 building blocks हैं। There are 5 building blocks of an organization. And Himmelsberg कहता है कि इनमें से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक लीड करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये डिपेंड करता है कि आपने एक इदारे को कॉन्फ़िगर कैसे किया हुआ। ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफरेंटली रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योरियल कंपनी में, इन एन एंटरप्रेन्योरियल कंपनी, स्ट्रेटेजिक एपेक्स जो है ये सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके पास ड्राइविंग सीट होती है। एक एंटरप्रेन्योरियल फर्म के अंदर एक स्ट्रेटेजिक एपेक्स जो है उसके बाद ड्राइविंग सीट होती है। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर मिडिल लाइन ड्राइविंग सीट संभाल लेती है, ठीक है ना। डिविजनल मैनेजर्स बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। एग्जैक्टली जी हमजा, इसीलिए हेनरी मिंट्सबर्ग ने, इसीलिए इसकी थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं कि पहले पार्ट में हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ते हैं, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एंड हाउ डू दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और फिर हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। These building blocks are differently organized in different organizations, और ये डिपेंड करता है कि आपने इदारे को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि इदारा जो है वो कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक। सो दिस इज हाउ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ये अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स का सवाल देखते हैं पेपर में जो आया था। द क्वेश्चन अपीयर्ड इन क्वेश्चन जनाब आया था ये सितंबर 2018 में, सितंबर 18 की अटेम्प्ट थी। इफ आई मे ब्रिंग फोर्थ
the attempt September 18 attempt थी। क्वेश्चन नंबर 5 था पेपर का। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़े सवाल। Mintzberg argues that an organization structure is supposed to coordinate activities of different individual and work processes to implement plan into action. He suggests that there are 5 elements or building blocks in an organization, and the way in which an entity is organized largely depends on which of these elements is dominant. ठीक है, 10 marks का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 10 नंबर पूछ रहा है। Identify and briefly discuss 5 building blocks. Also discuss the type of organization in which each of these elements is expected to play a dominant role. तो पहले तो आपने पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स को ब्रीफ करना है इस तरह से, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे हुए हुए, ठीक है जी, ये पांचों बिल्डिंग ब्लॉक। और फिर you have to quote examples. You have to quote examples that how these building blocks, for example, strategic apex जो है, it is most dominant in an entrepreneurial company. क्वेश्चन अभी देखें नवीद, बिल्डिंग ब्लॉक्स आर जस्ट द कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स डोमिनेट करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है, तो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में सारी पावर किसके पास होती है? ओनर के पास होती है ना, तो ओनर विल फॉल इन स्ट्रेटेजिक एपेक्स। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक इसकी डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजॉरिटी पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं? वो डिविजनल मैनेजर्स के पास होती हैं, द डिविजनल हेड्स, द डिविजनल मैनेजर्स। सो दे विल हैव मोर अथॉरिटी एंड दे विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन बाय देमसेल्फ। तो मिडिल लाइन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करें, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कौन कौन से, and then also discuss the type of organization, means the type of organizational structure in which each of these elements is expected to play a dominant role. ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, मैंने आप समझ लें क्वेश्चन थोड़ा पहले ओपन कर दिया आपके सामने। अभी हम साथ साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस्म के स्ट्रक्चर में कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक डोमिनेट करेगा। आ रही बात समझ? और ये हेनरी मिंट्सबर्ग की कॉन्फ़िगरेशंस कहलाती हैं, इसे हम हेनरी मिंट्सबर्ग की कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। ओके, so these are called as configurations of Henry Mintzberg. तो Henry Mintzberg कहता है कि अगर स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरियल है तो आपका एपेक्स डोमिनेट करेगा। The leader will give the direction to the entity and he will take most of the decisions, centralized structure होगा। अगर टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेंट है तो फिर आपका इदारा ब्यूरोक्रेसी में ऑपरेट करेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। तो टेक्नो स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स बनाता है, टेक्नो स्ट्रक्चर्स जो है वो ये रूल डिफाइन करता है, टेक्नो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि एक इदारे में किस किस्म के कवानीन फॉलो किए जाएंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो अगर टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेंट है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी पाई जाएगी, वेयर देयर इज स्ट्रिक्ट फोकस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एफिशिएंसी पाई जाएगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिविजनलाइज्ड है, लोकल मैनेजर्स को आपने एक्सटेंसिव अथॉरिटी दी हुई है, तो फिर मिडिल लाइन डोमिनेंट होगी, तो फिर मिडिल लाइन जो है वो डोमिनेंट होगी, द मिडिल लाइन वुड बी डोमिनेंट। आ रही है ना बात समझ? इसी तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाज एंटिटीज में ऑपरेटिंग कोर डोमिनेट करता है, बाज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑपरेटिंग कोर जो है वो डोमिनेट करता है। जिन कंपनीज में ऑपरेटिंग कोर डोमिनेट करेगा, इट मींस हाईली स्किल्ड वर्कर्स are working to achieve proficiency. Middle line are the middle managers, divisional managers, SBU managers. ये चेन ऑफ कमांड है ना पूरी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये देखे ना, ये मैंने इसी लाइन ड्रॉ की, चेन ऑफ कमांड है। ये टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडिल मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, और ये आपकी लोअर मैनेजमेंट, ये आपकी ऑपरेटिंग कोर जो है, ये आपके एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, सो मिडिल लाइन मींस मिडिल मैनेजमेंट। बाज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग कोर से डोमिनेंट होती हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज। इनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। We call them professional bureaucracies. These are the organizations which are known as professional bureaucracies. इन्हें हम professional bureaucracies कहते हैं।
सर्विस सेक्टर, नॉर्मली सर्विस सेक्टर जो होता है ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में आता है। सर्विस सेक्टर फॉल्स इन प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। फॉर एग्जांपल, एक तालीमी इदारे का, एक यूनिवर्सिटी का ऑपरेटिंग कोर कौन होगा? टीचर्स। एक हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग कोर कौन होगा? डॉक्टर्स। इसी तरह एक लॉ और अकाउंटिंग फर्म का ऑपरेटिंग कोर कौन होगा? लॉयर्स या अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिडिल लाइन बहुत शॉर्ट होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग कोर जो है वो सारी मैनेजमेंट खुद कर रहा होता है, ऑपरेटिंग कोर सारे ज्यादा खुद चला रहा होता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो वेरी स्मॉल, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर देयर इज कस्टमाइजेशन। इन सर्विस सेक्टर देयर इज कस्टमाइजेशन। इन सर्विस सेक्टर कस्टमाइजेशन इज फाउंड। तो जब इदारे कस्टमाइज्ड होंगे, जब इदारे कस्टमाइज्ड वे में ऑपरेट करेंगे, सो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो है वो डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और आप सिचुएशन टू सिचुएशन आप अपने प्रोसीजर्स को चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को ट्रीट करने का कोई यूनिवर्सल प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस प्रोसीजर्स वेरी करेंगे ना, तो टेक्नो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम होता है। इसी तरह नॉट एनी टू ऑडिट केसेस और नॉट एनी टू लॉ केसेस आर द सेम, और दे कैन बी डिफाइंड इन द सेम मैनर। तो ये 10 नंबर का पूरा सवाल था, एग्जैक्टली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ से शुरू करना था और यहाँ पे एंड करना था। दो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, अगर आप गौर फरमाएं तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे दो पार्ट्स पूछे थे। एक एग्जामिनर ने इसमें आपसे पूछा था कि 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, also discuss the types of organizations in which each of these building block is expected to play a dominant role। तो 5 मार्क्स के 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताने थे और रिमेनिंग 5 मार्क्स के आपने वो 5 पॉइंट्स बताने। फिर गिव वन एग्जांपल अंडर ईच ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक विद रिगार्ड टू अ यूनिवर्सिटी ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक यूनिवर्सिटी जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर कर रही है, उसके 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने बताने हैं, एक एक आपने उसमें एग्जांपल देनी है। ठीक है ना, एक यूनिवर्सिटी जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम परफॉर्म कर रही है, उसके 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, उसकी स्ट्रेटेजिक एपेक्स में कौन होगा यूनिवर्सिटी के? देयर वुड बी वाइस चांसलर। ठीक है, वाइस चांसलर होगा। मिडिल लाइन में कौन होगा? मिडिल लाइन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एचओडीज होंगे, हेड ऑफ फैकल्टी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है ना, प्रोफेसर्स और फैकल्टी जो है वो आपका ऑपरेटिंग कोर होगा। टीचर्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग कोर होगा। ठीक है, सपोर्ट स्टाफ में कौन होगा? सपोर्ट स्टाफ के अंदर आपके पास आईटी पर्सनल होंगे। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। ठीक है, टीएस होंगे। यस, टेक्नो स्ट्रक्चर में कौन होगा? पॉलिसी मेकर्स होंगे, एक यूनिवर्सिटी के पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग कोर में कौन होगा? ऑपरेटिंग कोर में टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे। ठीक है, so this is how these 5 building blocks will be developed in a university or in an educational institute। ठीक है, ये 2 नंबर का पार्ट था। इट वाज अ पार्ट वर्थ 2 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये सवाल पेपर में आ चुका है। हेनरी मिन्सबर्ग बेसिकली इसी थॉट को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करता है। हेनरी मिन्सबर्ग कहता है कि जब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोमिनेंट होते हैं, when these building blocks are dominant in organization, so इनको हम configurations का नाम देते हैं। तो हेनरी मिन्सबर्ग इन्हें configurations कहते हैं। बेसिकली he call them configurations। मिन्सबर्ग कहता है कि there are 6 different configurations based on different mix of the building blocks। कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक किस सिचुएशन में डोमिनेंट होगा उसकी बेस पे कन्फिगरेशन से मुराद होता है कि बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट जो होती है स्ट्रक्चर की, उसे आप कन्फिगर करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक के साथ। हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक देयर आर 6 ऑर्गेनाइजेशनल कन्फिगरेशन। नंबर 1, सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर सेम कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरियल कंपनी वाला, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर वाला। नंबर 2, मशीन ब्यूरोक्रेसी। दिस इज वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। ये मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है जो डिस्कस की थी हमने। इसे हेनरी मिन्सबर्ग नाम देता है मशीन ब्यूरोक्रेसी का। फिर वो कहते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। दिस इज सर्विस सेक्टर, जो भी एग्जांपल डिस्कस की है, दिस इज सर्विस सेक्टर। डिविजनलाइज्ड फॉर्म, दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। एडहोक्रेसी हमने पढ़ी नहीं है, दिस इज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। इट इज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर।
एंड देयर इज मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें कहते हैं मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने कल्चर पे ड्राइव होती है। सो दीज आर 6 कॉन्फ़िगरेशंस। बारी बारी इन सबको पढ़ते हैं। और ये सवाल आया था पेपर में सितंबर 2016 में, सितंबर 16 में पेपर का पहला सवाल था। इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन। सितंबर 2016 में 8 नंबर का सवाल था। ठीक है जी, अभी बताता हूँ डिफरेंस इसका। मौसम जस्ट अ मोमेंट, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बारी बारी ये 6 की 6 भी डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन सितंबर 2016 में आया था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन 6 में से 4 एक्सप्लेन करने को गई थी। सिंपल स्ट्रक्चर में तमाम एंटरप्रेन्योरियल कंपनी की खूबियां पाई जाती हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेटेजिक एपेक्स विल हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग कोर, देयर विल बी नो मिडिल लाइन, मिडिल लाइन होती नहीं है। जिस तरह हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में देयर इज नो हायरार्की, नो और वेरी लिटिल सपोर्ट स्टाफ। टेक्नो स्ट्रक्चर वैसे नीड ही नहीं होता, यहाँ पे जरूरत नहीं होती टेक्नो स्ट्रक्चर की, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोसीजर्स पॉलिसीज चाहिए नहीं होती। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हाईली फ्लेक्सिबल, इज वेरी रिएक्टिव टू चेंज। ठीक है, क्योंकि हायरार्की के लेवल्स बहुत कम होते हैं। तो हमने पढ़ा था जितना स्ट्रक्चर वाइड फ्लैट होगा उतना चेंज रिस्पॉन्सिव होगा। तो बिकॉज सिंपल स्ट्रक्चर इज अ वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर जो है इज अ वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर, it's a wide flat structure, so it is highly responsive to change. It is highly responsive to change because it's a wide flat structure. ठीक है। मशीन ब्यूरोक्रेसी जो है that is Weber's bureaucracy, the bureaucracy driven by rules and regulations, controlled and regulated by regulations। ठीक है। तो टेक्नो स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है क्योंकि टेक्नो स्ट्रक्चर पॉलिसी मेकर्स होते हैं। मशीन ब्यूरोक्रेसी इज नेवर रिएक्टिव टू चेंज। मॉस्केंटर का मॉडल याद करें। मॉस्केंटर ने कहा था कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज हैव बिकम अनएक्सेप्टेबली स्लो, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ओनली सूटेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इन अ स्टैटिक एनवायरनमेंट, जिसमें चेंज ज्यादा नहीं होता एनवायरनमेंट के अंदर। जिन एनवायरनमेंट्स में चेंज ज्यादा होगा वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर सूट नहीं करेगा। देन वी हैव प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, ऐसे इदारे जहां पे ऑपरेटिंग कोड डोमिनेंट होता है। ठीक है, मिन्सबर्ग इसे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इसलिए कहता है बिकॉज दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर रन एंड मैनेज्ड बाय हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स। प्रोफेशनल लोग ऐसे इदारों को चलाते हैं। हॉस्पिटल्स, बैंकर्स, प्रोग्रामर्स इन अ सॉफ्टवेयर फर्म, accountants and lawyers in accountant and law practice firms, teachers in a university। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, और अगर आप गौर फरमाएं तो ये सारी एग्जांपल्स सर्विस सेक्टर की हैं। तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इज फाउंड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मिलेगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो है यू विल फाइंड इट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्विस एंटिटीज कि सर्विस सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है, और वहां पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स, दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, और वो अपने स्किल की बुनियाद पे इदारे को चला रहे होते हैं। दे आर मैनेजिंग द एंटिटी बेस्ड ऑन द स्किल्स दे हैव। देन वी हैव डिविजनलाइज्ड फॉर्म। डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसमें मिडिल लाइन डोमिनेंट होती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़े इदारे होते हैं, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर डिविजनल मैनेजर्स आर वेरी पावरफुल एंड दे आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक एपेक्स ऑन डिसीजन मेकिंग। बाज़ दफा डिविजनल मैनेजर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक एपेक्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर देते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग पावर को भी खुद एग्जीक्यूट करते हैं। तो मिडिल लाइन डोमिनेट करती है। नेस्ले इसमें आ जाता है। नेस्ले डिविजनलाइज्ड फॉर्म है। यूनिलीवर इसकी एग्जांपल है। नेस्ले, यूनिलीवर, ऑल ऑफ दीज आर डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। एडहोक्रेसी आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। इसे हम टीम बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, दैट इज नोन एज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर विच इज अ वेरी डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स के मुताबिक। हाँ एग्जैक्टली, जीएसके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काफी बड़ी है, बिल्कुल वो भी डिविजनलाइज्ड है। डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। This type of organization is found in complex and dynamic environment जहां पे rapidly changes required होते हैं, different projects आ रहे हैं यहाँ आपके पास। So this type of organization develops extensive working relationship with external consultancies and experts. So support staff can dominate, इसको support staff dominate कर सकता है क्योंकि support staff जो है ये आपके external relationship जो हैं
उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। इनकी एग्जांपल्स देख लें। सिंपल स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या हो सकती है? अ सोल ट्रेडर, कोई एग्जांपल ले लें, एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस जो है। मशीन ब्यूरोक्रेसी की एग्जांपल क्या हो सकती है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी महकमे जितने भी हैं ये सारे के सारे मशीन ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में हमने लिख दिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। डिविजनलाइज्ड फॉर्म में लार्ज एंटिटीज आती हैं, नेस्ले, यूनिलीवर, ठीक है। एडहोक्रेसी के अंदर टीम बेस्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। टॉप ऑफ द माइंड इस वक्त ऐसे कौन से इदारे हैं जो एडहोक्रेसी यूज करते हैं? अब वैसे तो हाँ एग्जैक्टली, इफ यू टॉक अबाउट गूगल, इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, ये एडहॉक स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत एडहॉक होता है। गवर्नमेंट एंटिटीज एडहॉक नहीं होती, नो 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 नो, गवर्नमेंट एंटिटीज आर ब्यूरोक्रेसी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वो एडहॉक स्ट्रक्चर्स को यूज कर लेते हैं। यस, इट इज पॉसिबल कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक हाइब्रिड किस्म का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे, कि मेजर स्ट्रक्चर एक है, लाइक आपका जो बड़ा स्ट्रक्चर है दैट इज मशीन ब्यूरोक्रेसी, योर लार्जर स्ट्रक्चर इज मशीन ब्यूरोक्रेसी, लेकिन इसके अंदर आप एडहोकेसी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर टीम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करा रहे हैं, तो वहां पे फिर सपोर्ट स्टाफ डोमिनेंट होगा, वहां लीड करेगा, और सपोर्ट स्टाफ वो सारी जो वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनको मैनेज करेगा, आउटसोर्सिंग के इश्यूज हैं, जो कुछ भी है, ठीक है ना। स्टैटिक स्टेबल एनवायरनमेंट से मुराद है कि कस्टमर की नीड्स चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हो रही, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसे स्टेबल एनवायरनमेंट कहते हैं। डायनामिक एनवायरनमेंट किनकी है? इनकी है, गूगल की, एप्पल की, आईटी फर्म्स की। रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। नहीं वो बात कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है मोहतरमा फिरदौस हाशी कवान साहिबा, तो वो he is trying to actually explain professional bureaucracy. Okay, sorry, adhocracy. Next we have missionary organization. Next we have missionary organization. These are driven organizations जिसमें उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इदारा पूरे का पूरा अपने कल्चर को, कॉमन और बिलीव्स को सपोर्ट कर रहा होता है, अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्ट चेंज। स्मॉल एंटिटीज में इस तरह के कल्चर पाए जाते हैं, बट इट्स वेरी रेयर कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिशनरी स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करें। मिशनरी स्ट्रक्चर, मिशनरी का मतलब होता है प्रीच करना। मिशनरीज कौन होते हैं? मिशनरीज कहते हैं ये जैसे तबलीग करने वाले जो होते हैं, ठीक है, इन्हें मिशनरीज कहते हैं ना। प्रीचर्स जो होते हैं, जो प्रीच करते हैं, जो पैगाम आगे पहुंचाते हैं, दे आर नोन एज मिशनरीज, ठीक है ना। तो बेसिकली मिशनरी का जो वर्ड है ये कल्चरली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन से आया है। ऐसे इदारे जिनका कल्चर स्ट्रांग होता है उन्हें हम मिशनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। दे आर द मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट रोल टू प्ले इनटू द मिशनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये टेबल देखें, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ये टेबल जो है ये कंक्लूड कर रहा है आपके सामने सारे स्ट्रक्चर्स को 4 ग्राउंड्स के ऊपर। एनवायरनमेंट कैसी है? हाँ, मिशनरीज जो है एग्जैक्टली ये किसी खास गोल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एक इदारा जो मिशनरी है वो अपने कल्चर को प्रमोट करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे ये तबलीगी जमातें होती हैं, ये मिशनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर मिशनरी स्ट्रक्चर्स। सो इस टेबल को अगर आप एक बार रिव्यू कर लें, सिर्फ दिस टेबल इज वेरी सिंपली रिव्यूइंग ऑल ऑफ दीज 6 फैक्टर्स अगेंस्ट सम की एलिमेंट्स। सिंपल स्ट्रक्चर की एनवायरनमेंट सिंपल और डायनामिक होगी। अच्छा ये नोट कर लें, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होती है ना ये 4 किस्म की होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये 4 किस्म की होती है, बल्कि ये नोट डाउन कर लें, एक मॉडल सा बना लें। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 दर्जे होते हैं, और ये 4 टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन। वी हैव 2 डायमेंशंस, और 2 डायमेंशंस की बेस के ऊपर हम 4 किस्म के एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं। लेट मी ड्रॉ दीज 4 डायमेंशंस फॉर यू, और उसके बाद फिर आप इन डायमेंशंस को रिलेट कर सकते हैं इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। यू कैन रिलेट दीज डायमेंशंस विद द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक। सो इफ वी ड्रॉ अ टेबल ओवर हियर, यहाँ पे अगर हम एक टेबल ड्रॉ करें,
ओके, एक तरफ हम रखते हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एक तरफ हम रखते हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एक तरफ हम रखते हैं डिग्री ऑफ चेंज। एक रखते हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एक तरफ हम रखते हैं डिग्री ऑफ चेंज। ठीक, सो ऑन वन साइड वी हैव डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑन द अदर साइड वी हैव डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एक बिजनेस जो है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, a business environment can be simple or a business environment can be complex। एक environment जो है वो simple हो सकती है या एक environment जो है वो complex हो सकती है। Similarly एक environment जो है वो उसमें degree of change static हो सकता है, degree of change can be static और degree of change can be dynamic। ठीक है, so this is how we put these two dimensions together। So degree of change can either be static. What's going on with this? Or it can be dynamic। Okay, so degree of change can be static or degree of change can be dynamic। यहाँ पाई जाती है simple static environment, यहाँ पाई जाती है simple dynamic environment, इधर पाई जाती है complex static environment और यहाँ पाई जाती है complex dynamic environment। So we have four different types of environments: simple static, simple dynamic, complex static and complex dynamic। चार किस्म की हमारे पास environments पाई जाती हैं और इन चारों environments को हम differently place करते हैं चारों 6 की 6 configurations में। Let's now look at the configurations। तो जो हमारे पास configurations हैं उसके अंदर simple structure की environment simple and dynamic है, simple and dynamic। So simple structure जो है वो यहाँ पे fall करेगा। This is where simple structure will fall। simple यहाँ पे simple and dynamic environment, यहाँ पे simple structure fall करेगा। ठीक है ना, here will with the simple structure। इसके बरक्स मशीन ब्यूरोक्रेसी जो है, अच्छा देखें ब्यूरोक्रेसीज हैं तो ब्यूरोक्रेसीज के अंदर when we talk about bureaucracies तो ब्यूरोक्रेसीज के अंदर एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। ब्यूरोक्रेसी की एनवायरनमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, वो डायनामिक नहीं होती। हाँ, मशीन ब्यूरोक्रेसी होगी तो सिंपल एंड स्टैटिक, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होगी तो कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिक। ठीक है, सो मशीन ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे फॉल करेगी और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पे फॉल करेगी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे फॉल करेगी। ठीक है, डिविजनलाइज्ड फॉर्म फेयरली स्टैटिक एंड डायनामिक कॉम्प्लेक्स, फेयरली स्टैटिक एंड कॉम्प्लेक्स। फेयरली से क्या मुराद है कि ना बहुत स्टैटिक है ना बहुत डायनामिक है, फेयरली स्टैटिक है। लेकिन डाइवर्स एक्टिविटी से मुराद है कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स एक्टिविटी से मुराद है कॉम्प्लेक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजनलाइज्ड फॉर्म जो है वो भी यहीं पे फॉल कर सकती है। डिविजनलाइज्ड फॉर्म हाँ बहुत ज्यादा स्टैटिक नहीं है, इट्स नॉट हाईली स्टैटिक, इट इज फेयरली स्टैटिक, इट्स नॉट वेरी मच स्टैटिक, इट इज फेयरली स्टैटिक। ठीक है, सो डिविजनलाइज्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे फॉल करेगी। नेक्स्ट डायनामिक, एडहोक्रेसी यहाँ पे फॉल करेगी, एडहोक्रेसी जो है वो यहाँ पे फॉल करेगी। कॉम्प्लेक्स डायनामिक, मिशनरी भी सिंपल स्टैटिक में फॉल करती है, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी सिंपल स्टैटिक में फॉल करती है।
तो मिशनरी को भी हम फिर यहाँ पे फॉलो करवाएंगे, यहाँ पे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम इनको बाइफरकेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। एनवायरनमेंट की दो डायमेंशन है, डिग्री ऑफ चेंज एंड डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। चेंज कितना फ्रीक्वेंट है और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि एनवायरनमेंट जो है उसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये डिफाइन करता है उसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है ना। सो सिंपल स्टैटिक, सिंपल डायनामिक, कॉम्प्लेक्स स्टैटिक एंड कॉम्प्लेक्स डायनामिक। ठीक है, जैसे हम डिविजनलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, दैट इज नोन एज डिविजनलाइज्ड फॉर्म, वन वे और द अदर। ओके, सो इंटरनल फीचर्स क्या होंगे? सिंपल स्ट्रक्चर स्मॉल एंटिटी है, सिंपल टास्क है। मशीन ब्यूरोक्रेसी लार्ज एंड वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है, रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के प्रोसेसेस सिंपल हैं लेकिन प्रोफेशनल्स कंट्रोल करते हैं। डिविजनलाइज्ड फॉर्म में लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है, डिवाइडेड एक्टिविटीज हैं अमंगस्ट वेरियस डिवीजंस। एडवोकेसी में कॉम्प्लेक्स टास्क हैं लेकिन एंटिटी यंग है। और मिशनरी स्ट्रक्चर में सिंपल सिस्टम है लेकिन इदारा जो है इट इज फेयरली ओल्ड नॉट यंग, फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड। तभी तो एक कल्चर पैदा होगा ना, जितना इदारा पुराना होता है कल्चर उतना मजबूत होता है, तो कल्चर तभी पैदा होता है जब इदारा पुराना होता है। ड्राइविंग सीट किसके पास होती है? ड्राइविंग सीट किसके पास है? यहाँ पे ड्राइविंग सीट एपेक्स के पास है। यंग एंटिटी से मुराद है अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश हुई है। और नहीं, गूगल इज अ यंग एंटिटी यार, 15-20 साल पुरानी एंटिटी यंग ही होती है भाईजान। हम अगर कोका कोला की बात करें तो कोक इज नॉट अ यंग एंटिटी। गूगल, एप्पल, ये यंग एंटिटीज हैं। अब एप्पल कब एस्टैब्लिश हुई है? मतलब 1980s में, 90s में, तो 30-35 साल पुरानी एंटिटीज को हम यंग ही कहते हैं। ठीक है, तो मैं भी यंग ही हूँ अभी। हाँ, आई एम ऑल्सो यंग। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? वो when they have simple systems, when they have fairly, हाँ exactly, this is how you take the product life cycle, very nice। आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जितनी शॉर्ट होगी ना, आपका इदारा उतना यंग होगा। और आपकी जितनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंडेड होगी, आपकी एंटिटी की ओल्डर कहलाएगी। ठीक है। अब गूगल में, एप्पल में चूंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है तो वो फिर एडहोक्रेसी में जाते हैं। इधर टेक्नो स्ट्रक्चर है, इधर ऑपरेटिंग कोर है, इधर मिडिल लाइन है, इधर सपोर्ट स्टाफ। या ऑपरेटिंग कोर भी है कुछ हद तक ऑब्वियसली, लेकिन खैर सपोर्ट स्टाफ का रोल प्रोमिनेंट होता है। मेन कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? हाउ द एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। सिंपल स्ट्रक्चर में देयर इज डायरेक्ट कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट। मशीन ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर द कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू स्किल्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल्स। आप स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं। डिविजनलाइज्ड फॉर्म में आप आउटपुट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये देखिए, तीन बड़े मजे के कमेंट्स हैं। इन अ मशीन ब्यूरोक्रेसी, इन अ मशीन ब्यूरोक्रेसी procedures are well standardized. In a professional bureaucracy, skills are well standardized, and in a divisionalized structure, products are well standardized. Products are standardized, output is standardized. Adhocsy flexibility और adaptation पे काम करती है। इसके अंदर coordination flexibility पे होती है, adaptation पे होती है। और मिशनरी स्ट्रक्चर के अंदर कल्चर्स होते हैं, बिलीफ होते हैं। मिशनरी स्ट्रक्चर में कोई ड्राइविंग सीट नहीं होती, अगर हो भी तो एपेक्स हो सकती है, बट इट्स क्वाइट रेयर। अदरवाइज मिशनरी स्ट्रक्चर में ड्राइविंग सीट्स मिसिंग होती है। और बिलीव्स और वैल्यूज की बेस के ऊपर आप इस इदारे को चलाते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन सितंबर 16 में आया था पेपर में। दिस क्वेश्चन वाज इन सितंबर 2016। पहला ही सवाल था पेपर का, और मिशनरी नहीं था और सिंपल स्ट्रक्चर नहीं था, बाकी चारों थे। ये देखें, 8 नंबर का सवाल था, पहला सवाल था पेपर का। Briefly discuss the salient features of the above organizational configuration as described by Mintzberg, 8 marks। तो मशीन ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, डिविजनलाइज्ड फॉर्म और एडहोक्रेसी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना था, टेबल ड्रॉ नहीं करना था। ठीक है, टेबल सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर एग्जामिनर कैटेगोरिकली आपसे टेबल रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ ले तो ड्रॉ करेंगे। मतलब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि डिफरेंशिएट सिंपल स्ट्रक्चर एंड मशीन ब्यूरोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल फीचर्स, की ड्राइविंग फैक्टर एंड कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर, तो फिर आप इस टेबल को सम अप करेंगे। बट इट्स अ वेरी सिंपल टेबल, इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टेबल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
हमने इसमें एनवायरनमेंट का एक अलग टेबल बनाया है, यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड इट सेपरेटली, हियर वी हैव डिस्कस्ड द टेबल ऑफ एनवायरनमेंट, डिग्री ऑफ चेंज एंड डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ डिस्कस की है, ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ओवर हियर। So that is how you are going to बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं माहम बेटा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर से देखो, स्टैटिक का मतलब होता है चेंज है लेकिन ग्रेजुअल है। स्टैटिक का मतलब ये नहीं होता कि चेंज है ही नहीं, एक होता है अब्रप्ट चेंज, एक होता है ग्रेजुअल चेंज। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स फिगर्स चले, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। दो कंट्रीज के अंदर कस्टमर डिमांड पैटर्न्स हैं, ठीक है, कस्टमर डिमांड पैटर्न्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज, ओके, दो डिफरेंट कंट्रीज में कस्टमर के डिमांड पैटर्न्स हैं। ये कंट्री ए है, ठीक है, दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी, ठीक है। और ये है ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 and 19। ओके, कंट्री ए के अंदर कस्टमर का डिमांड पैटर्न क्या है जी? लेट्स से 2010 में कस्टमर की डिमांड थी 200 यूनिट्स, इधर कस्टमर की डिमांड थी 125 यूनिट्स, फिर कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, अगले साल 250 पे आ गई, यहाँ पे कस्टमर की डिमांड जो है वो चली गई 400 पे, यहाँ कस्टमर की डिमांड 300 पे आ गई, यहाँ कस्टमर की डिमांड चली गई 320 पे, यहाँ 350 पे आ गई, यहाँ चली गई 120 पे, यहाँ 400 पे आ गई, यहाँ चली गई 500 पे, यहाँ आ गई 450 पे, यहाँ चली गई फॉर एग्जांपल 750 पे, यहाँ आ गई 500 पे, यहाँ भी आ गई 500। अब आपके सामने क्या हो रहा है? अब कंट्री ए की जो एनवायरनमेंट है ये स्टैटिक है और कंट्री बी की जो एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चेंज इज देयर बट द चेंज इज ग्रेजुअल। स्टैटिक का मतलब ये नहीं होता कि चेंज है ही नहीं, चेंज है जरूर लेकिन वो ग्रेजुअल है, इजीली फोरकास्टेड है, उसे समझना आसान है उस चेंज को, ठीक है, इसे कहते हैं स्टैटिक चेंज। हाँ ये डायनामिक चेंज है, अब्रप्ट चेंज है, इसमें फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि 2017 की सेल्स को फोरकास्ट करें तो आप आंखें बंद करके कह देंगे जी 550 यूनिट्स की सेल होगी, डिमांड होगी। यहाँ पे यू आर नॉट श्योर, यहाँ पे आप कंफर्म नहीं है, यहाँ पे सवालिया निशान है कि 17 के पीछे पैटर्न ही कोई नहीं है, देयर इज नो पैटर्न, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू फोरकास्ट। ओके ओके जी, लेट्स कंक्लूड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। अगेन हेनरी मिंसबर्ग या बर्नर्ड स्टॉकर के मुताबिक स्ट्रक्चर वो होता है जो आपके सर्कमस्टांसेस को सूट करे और आइडियल स्ट्रक्चर वो होता है जो आपकी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करे। तो जॉनसन एंड स्कोल्स फरमाते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस माइट बी अ रिजल्ट ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ सिचुएशन और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड रिलेशनशिप। आपकी जो परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस जो है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू कि आपने इनअप्रोप्रिएटली कॉन्फ़िगर किया हुआ है इदारे को, या आपका जो स्ट्रक्चर है वो इनअप्रोप्रिएटली डिजाइंड है between your structure, between your processes and between your relationships, ठीक है, गॉट इट। कल इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर, चेंज मैनेजमेंट। कल हम थर्ड चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट चेंज मैनेजमेंट इंशाल्लाह। टेस्ट अपलोड हो गया था जी? आई होप टेस्ट अपलोड हो गया होगा, ठीक है, तो अटेम्प्ट इट, सबमिट इट, जो भी डेडलाइन आपके साथ कम्युनिकेटेड है, ताकि फिर इस वीक में हम लोग आगे मूव कर सकें। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।